इस वीडियो में हम सीखेंगे किस प्रकार से छात्रवृत्ति का फॉर्म कक्षा 11 व 12 के छात्र भरें। नमस्कार बच्चों, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उन बच्चों को जो छात्रवृत्ति का फॉर्म भरवा रहे हैं और उसके बाद वो विद्यालय जाते हैं तो अध्यापक अभी क्योंकि अन्य कार्यों में व्यस्त हैं या उनके जो दफ्तर कार्यालय के बाबू हैं वो भी उस फॉर्म को चेक नहीं कर पा रहे हैं। कई बार वो अपने अध्यापकों से संपर्क करते हैं किस प्रकार से ये फॉर्म आप स्वयं भरवा लें और स्वयं चेक कर लें। इस बारे में मैं आपको आज ये छात्रवृत्ति के फॉर्म में जो चीज़ें भरी जाती हैं उसके बारे में कुछ बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप बात ध्यान रखेंगे, जो बच्चे भी छात्रवृत्ति का फॉर्म भरेंगे सबसे पहले ऊपर लिखा रहता है जनपद का नाम। जनपद का नाम में मुजफ्फरनगर लिखेंगे अगर वे जनपद मुजफ्फरनगर के हैं। क्योंकि हम मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं तो मुजफ्फरनगर लिखेंगे। अपने जनपद का नाम लिखा है, जनपद माने डिस्ट्रिक्ट अर्थात जिले का नाम। अगर आप मेरठ के हैं तो अगर आप मेरठ में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें जहां आप पढ़ रहे हैं उस जनपद का नाम लिखवाना है, उस जनपद का नाम नहीं लिखवाना है जहां आप रह रहे हैं। हो सकता है कि कोई बच्चा मेरठ में रहता और पढ़ता हो कहाँ, मुजफ्फरनगर में, तो वो जनपद मुजफ्फरनगर ही लिखवाए जहां वह पढ़ रहा है। तो सबसे पहले जनपद का नाम, उसके बाद शिक्षण संस्थान का नाम, जिस स्कूल में उसने एडमिशन लिया है। ऐसा हो सकता है वो कक्षा 10 के बाद कक्षा 11 में दूसरे स्कूल में गया हो, तो कक्षा 11 में जहां एडमिशन लिया है उस विद्यालय का नाम वह लिखवाएगा इसमें। जैसे हमारे स्कूल का नाम है के जैन इंटर कॉलेज खतौली, तो वो आप के जैन इंटर कॉलेज खतौली लिखवाएंगे। शिक्षण संस्थान का नाम, बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, उन्होंने जहाँ से कक्षा 10 की होती है शुरू में वे उसी स्कूल का नाम लिखवा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, जहां आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखवाना है। फिर उसके बाद कक्षा का नाम, कक्षा का नाम आप कक्षा 11 में आए हैं तो कक्षा 11 लिखवाएं, और अगर कक्षा 11 पास करके कक्षा 12 में आ गए तो कक्षा 12 लिखवाएं। तो कक्षा का नाम आएगा आपका यहाँ पर कितना, कक्षा 11। और कक्षा का वर्ष एवं अवधि, वर्ष एवं अवधि में आपको लिखना है कक्षा 11 का वर्ष है आपका एक वर्ष की अवधि है। और कौन से वर्ष में आप एडमिशन ले रहे हैं, 2020। तो 2020 ये कक्षा का वर्ष हो जाता है और अवधि हो जाती है 1। तो 2020 और कोमा लगा के 1 लिखवा सकते हैं। कुछ जो कैफे वाले होते हैं वो यहाँ 1 भी लिख देते हैं, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। कक्षा 11 एक ही वर्ष का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कक्षा का वर्ष अगर आता है तो आपने जिस वर्ष में 2020 में एडमिशन ले रहे हैं तो आना चाहिए वहाँ पे 2020 और कोमा लगाकर 1, माने वर्ष हो गया 2020 और अवधि हो गई 1 वर्ष। रजिस्ट्रेशन संख्या, ये जो रजिस्ट्रेशन संख्या है इस रजिस्ट्रेशन संख्या को आपको कहीं नहीं देखना है, ये अपने आप ही जो हमारा इंटरनेट होता है वो इसे अपने आप जनरेट करेगा। इसको आपको कहीं नहीं देखना है, किसी से पूछना नहीं है, ये तो आपके फॉर्म में अपने आप आ जाती है। फिर उसके बाद छात्र या छात्रा का नाम, इस पर विशेष ध्यान। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप 10वीं पास करके आए तो अपनी 10वीं की मार्कशीट निकाल लें। जब तक आप इसे नहीं भरें, जब तक आपके पास 10वीं की मार्कशीट नहीं हो, उस मार्कशीट को निकालें और जो स्पेलिंग उसमें लिखी गई है वही आप अपना नाम यहाँ लिखवाएं। छात्र और छात्रा के नाम में ध्यान रखें जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग आपको इसमें लिखनी है। पिता या पति का नाम भी बिल्कुल सेम हाई स्कूल के आधार पर ही लिखना है। मैं यहाँ पे आपको इंगित भी कर रहा हूँ, जो आपने हाई स्कूल में लिखा है वही पिता का नाम और वही माता का नाम, आपको इसमें कोई फेरबदल नहीं करना है। इसके बाद धर्म, धर्म आपकी हिंदू हो सकती है, धर्म आपका जैन हो सकता है, धर्म आपका मुस्लिम हो सकता है, जो धर्म है आप बाहर लिखवाइए, कोई परेशानी नहीं है। वर्ग जाति, वर्ग जाति में भी यहाँ केवल हमें वर्ग देना होता है। वर्ग मतलब होता है 4 वर्ग मुख्य रूप से बनाए गए हैं। एक बनाया गया है सामान्य वर्ग, एक बना गया है अन्य पिछड़ा वर्ग, और एक बनाया गया है अल्पसंख्यक वर्ग, और एक बनाया गया है हमारा अनुसूचित वर्ग। तो SC, OBC, माइनॉरिटी और जनरल, यह वर्ग आपको जो भी जिस वर्ग के भी आप हैं, यदि आप OBC के तो यहाँ लिखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग, ध्यान रखेंगे। फिर एक बार ध्यान रखें, वर्ग जाति में आपको केवल यहाँ पर वर्ग लिखवाना है, OBC या जनरल या SC जो भी आप हैं। उपजाति, उपजाति में आपको क्या करना है, जैसे कि आप
ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में आने के बाद आपकी जाति है सैनी, तो आप वहाँ सैनी लिखवाएंगे। यदि आपकी जाति है गडरिया तो आप गडरिया लिखवाएंगे। यदि आप जनरल में है और जाति है आपकी जैन तो इसमें आप जैन लिखवाएंगे। या आपकी जाति है ब्राह्मण तो आप ब्राह्मण लिखवाएंगे उपजाति में। ध्यान रखने, यहाँ हमें अपनी वो जाति खोलनी है जो जाति हम साधारणतः अपनी बताते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, कश्यप हैं या कोई भी जाति प्रजापति। और इस जाति का ध्यान रखें, जो ओबीसी और एससी वाले लोग हैं वो ध्यान रखें, जो जाति प्रमाण पत्र बनवाया है उस पर भी जाति अंकित रहती है। जो जाति प्रमाण पत्र बनवाया है, जो जाति वहाँ अंकित है, क्योंकि कभी कभी कुम्हार और प्रजापति वाले गड़बड़ कर देते हैं। अगर आपके फॉर्म में कुम्हार लिखा है तो आप कुम्हार लिखवाएं, जो आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाया। अगर प्रजापति लिखा है तो आप प्रजापति लिखवाएं, जो उसमें लिखा है वही आपको यहाँ उपजाति में लिखवाना है। फिर 10 नंबर पर जन्म तिथि, ये जन्म तिथि हाई स्कूल के आधार पर लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। ध्यान रखनी है, हाई स्कूल की मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए। हाई स्कूल से जन्म तिथि लिखवाएं और स्वयं इसे मिला ले। जब ये फॉर्म आपका निकल के आएगा तो इसे आप मिलाएंगे भी खुद। जब हाई स्कूल वाले उससे लिंग में आपको बताना है कि आप मेल है कि फीमेल, स्त्री है पुरुष है, वो आप बता देंगे। अगर लड़का है तो उसमें मेल लिखवाएगा और लड़की है तो इसमें फीमेल लिखवाएगा। आवासीय स्थायी पता, आवासीय स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता साधारणतः ये सभी के एक होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चे रहने वाले तो होते हैं बिहार के और किसी कारण से उनके मम्मी पापा यहाँ आ गए हैं 2-3-4 साल के लिए, उन्हें यहाँ एडमिशन लेना है तो वो आवासीय पता में अपना बिहार का भी लिखवा सकते हैं और पत्र व्यवहार के पते में जहाँ वे रह रहे हैं उसका पता लिखवाएं। तो आवासीय पते का मतलब होता है स्थायी पता, जहाँ आप जहाँ का आपने मूल निवास बनवाया है। स्थायी पता अक्सर वहाँ का आता है, तो स्थायी पते को आप वहाँ लिखवा सकते हैं। और पत्र व्यवहार के पते जिस पर आपकी चिट्ठी आती है, साधारणतः इसमें ज़्यादा झंझट पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक ही जगह रहते हैं और कई वर्षों से वहाँ रह रहे हैं तो आप दोनों पते एक लिख सकते हैं, कोई विशेष बात इसमें नहीं है। आवासीय माने जहाँ आप पूर्ण रूप से जहाँ के आप रहने वाले हैं वो स्थायी पता। जैसे किसी गांव के हैं तो गांव का पता लिखें, और अगर आप अब शहर में रहते हैं तो पत्र व्यवहार में लिखेंगे उस शहर का पता। नहीं तो आप इन्हीं पते को एक से लिखिए। पते में लिखते हुए ध्यान रखें कि आप उसके गांव का नाम लिखवाएं, तहसील का नाम लिखवाएं और साथ में उसका पोस्ट ऑफिस लिखवाएं कि उसका डाकखाना क्या पड़ता है, और उसके बाद हर हालत में उसका पिन कोड जरूर लिखवाएं कि पिन कोड क्या होता है। ये पत्र व्यवहार के पते में। मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर लिखवाएं। ईमेल आपकी अपनी है तो ईमेल जरूर लिखवाएं, क्योंकि ईमेल पर भी इसका हमें क्या आ जाता है, रिकॉग्निशन आ जाता है इस बात का कि हमने ये फॉर्म भर दिया है। जाति प्रमाण पत्र क्रमांक और जारी करने की विधि, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है उस जाति प्रमाण पत्र में मान लीजिए ये आपका जाति प्रमाण पत्र है तो आप देखते हैं यहाँ फोटो लगा है और इस फोटो के ऊपर यहाँ पर लिखी रहती है जारी करने की दिनांक, कौन सी 17 नंबर जारी करने की दिनांक। और उसके बाद यहाँ होता है प्रमाण पत्र क्रमांक और एक होता है आवेदन क्रमांक। ध्यान रखेंगे, दो इधर 3 बातें लिखी रहती हैं, क्रमांक, आवेदन क्रमांक और एक और चीज लिखी रहती है। लेकिन आपको उसमें से जाति प्रमाण पत्र क्रमांक के लिए क्रमांक देखना है और जारी करने की तिथि आपकी इधर लिखी होगी, लिखा रहता है उस पर जारी करने की दिनांक। जारी करने की तिथि जाति प्रमाण पत्र से देखें। और जाति प्रमाण पत्र आवेदन, यहाँ पे ही क्रमांक के पास ही ऊपर या नीचे आवेदन फॉर्म संख्या भी लिखी रहती है, तो वो आवेदन संख्या भी आप यहाँ से देख लें। इसको आपको अपने जाति प्रमाण पत्र से स्वयं चेक करना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, एक एक शब्द आप इसमें चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आवेदन संख्या के बाद छात्र छात्रा की सभी स्रोतों से आए। जो आपका आय प्रमाण पत्र है उसमें लिखा रहता है कि वार्षिक आय कितनी है। यदि आपकी वार्षिक आय 48,000 है तो वो दीजिए, 1 लाख है तो वो दीजिए, 90,000 है तो 90,000 दीजिए, लेकिन प्रमाण पत्र के आधार पर ही लिखिए। इसमें आपको कुछ नहीं देखना है कि आपकी आय क्या है, जो प्रमाण पत्र में लिखा है वो प्रमाण पत्र आपको यहाँ से देखना है कि आपको यह प्रमाण पत्र, और ये जितने भी प्रमाण पत्र होते हैं आय प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए वैलिड होते हैं। तो आप ध्यान कर लें कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उसके 1 महीने तक कम से कम वो वैलिड होना चाहिए। कोशिश करिए कि आप नया बनवा लें, अगर उसमें 2-4 महीने रह रहे हैं तो हो सकता है, क्योंकि उसके कारण आपकी जो स्कॉलरशिप होती है वो कैंसिल हो सकती है। तो आय प्रमाण पत्र क्रमांक भी इसी प्रकार से, जैसे मैंने आपको बताया आय प्रमाण पत्र क्रमांक भी होगा और जारी करने का दिनांक इसी साइड में होगा, और आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या भी आवेदन के नाम से उस पर लिखी होगी। ये तीनों चीजें
आप स्वयं अपने प्रमाण पत्र से चेक करें। इन चीज़ों को आप बार बार चेक कर लें। अपने अध्यापक को तंग मत करें, अपने दफ्तर कार्यालय में जो बाबू हैं उनको तंग मत करें। ये तो आपके हाथ में है, केवल अपने आप चेक करिए। घर पर बैठकर अपने बड़े भाई से चेक कराइए अगर आपको नहीं आती है, मम्मी और पापा से चेक करवाइए, या कोई भी मित्र जो अच्छा पढ़ा लिखा है उससे चेक करवाइए। फिर उसके बाद हाई स्कूल बोर्ड। ये जो हाई स्कूल बोर्ड है, अगर आपने हाई स्कूल किया है सीबीएसई से तो यहाँ लिखेंगे सीबीएसई बोर्ड, और अगर यूपी बोर्ड से ही करा है तो यहाँ लिखेंगे आप यूपी बोर्ड। ये आपको ध्यान रखना है कि आपने हाई स्कूल कहाँ से किया है, कौन से साल में किया है। अगर इसी साल 2020 में आपने पास किया है तो 2020 लिख लेंगे, और अगर आपने ये 2019 में किया है तो 2019 लिख लेंगे। और अनुक्रमांक ये हाई स्कूल का, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था हाई स्कूल का बहुत रोल है। हाई स्कूल का ही अनुक्रमांक यहाँ पे आपको लिखना होगा, जो रोल नंबर आपका है। याद रखेंगे सीबीएसई वाले यहाँ सीबीएसई बोर्ड ही भरवाएं। संस्था का नाम जहाँ से हाई स्कूल की, ये जरूर ध्यान रखें आप। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जहाँ 11वीं में एडमिशन ले लिया है उसी का नाम लिखवा देते हैं। अरे आपके हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट पे साफ साफ लिखा है, जो हाई स्कूल की आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आई है उस पर साफ साफ लिखा है कि कौन से स्कूल की है। उस स्कूल को वहां से आप रखिए और यहाँ संस्था का नाम लिखवाइए जहाँ से हाई स्कूल पास की। ठीक है, ध्यान रखिए आपके हाई स्कूल की मार्कशीट पे इस स्कूल का नाम लिखा है, मार्कशीट से आप इसको देखना है आपको कहाँ से प्राप्त की। प्राप्तांक कितने नंबर आए आपको हाई स्कूल के, वो सारे अंक आप जोड़ लीजिए। साधारणतः हाई स्कूल में जोड़ नहीं आता तो आप उसे जोड़कर लिखेंगे। हाई स्कूल का प्राप्तांक पूर्णांक 600 होता है स्कूल में, मुख्य रूप से यूपी बोर्ड वालों का 600 होगा, यहाँ पे आपको 600 कर देना है। 29 वर्तमान सत्र में प्रवेश, ये जो प्रवेश आपका होता है, वैसे तो वर्तमान सत्र में जो प्रवेश है वो आपका होता है कौन सा, 1 अप्रैल, लेकिन जो आपको फीस की रसीद मिली है, ध्यान रखेंगे उस फीस की रसीद पर एक डेट लिखी रहती है, वो वास्तव में आपकी वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि होती है। फीस पर लिखी, फीस रसीद पर लिखी तारीख यहां भरवाएं आप। बोर्ड में पंजीयन क्रमांक, ये कक्षा 12 वाले बच्चों को आसान होता है क्योंकि उनके कक्षा 11 का जो रिजल्ट मिला है उस पे उनका पंजीयन क्रमांक लिखा रहता है, बोर्ड पंजीयन क्रमांक। लगभग ये हमने देखा है 12-13 नंबर का होता है, 4-5-6 नंबर का नहीं, 12-13 नंबर का होता है। ठीक है, तो आप इसे देख लें। अगर कक्षा 12 के आप, अगर कक्षा 11 के हैं तो आप अपने स्कूल में जाके SR नंबर पता कर लें। जो बच्चे पुराने छात्र हैं उसी स्कूल के, तो वो SR नंबर अपना वही लिख लें जो उनका 9th में या 10th में था, उसके आई कार्ड पर लिखा होगा या 9th के रिजल्ट पर लिखा होगा, वहां से SR नंबर देख लें यदि वे उसी स्कूल में हैं। और यदि वे दूसरे स्कूल में कक्षा 11 करने गए हैं तो वहां उन्हें एक नया नंबर मिलेगा, SR नंबर। कुछ स्कूलों में तो बोर्ड पंजीयन संख्या भी आ गई है, लेकिन अगर आप बोर्ड पंजीयन डाल देंगे तो भी ठीक है, और नहीं डालेंगे और SR डालते हैं तो भी चल जाता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन आपको कोई एक चीज जरूर डालनी पड़ेगी। तो बोर्ड में SR नंबर उनके लिए है जो कक्षा 11 में अभी बच्चे आए हैं और नए बच्चे हैं, वो SR नंबर डाल सकते हैं। और जो कक्षा 12 के बोर्ड का पंजीयन संख्या अपने कक्षा 11 के रिजल्ट पर लिखा रहता है उससे डाल सकते हैं। बोर्ड का नाम माने अभी आप यूपी बोर्ड में हैं, अगर आपने इंग्लिश मीडियम का सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड लिखिए, और यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड लिखिए। कक्षा 11 भी यूपी बोर्ड की ही मानी जाती है। बैंक का नाम, ये बैंक की कॉपी आप उठा लीजिए, उससे पहले आप कुछ मत करिएगा। पहले बैंक की किताब उठाइए और उसमें बैंक का नाम देखिए क्या लिखा है, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो लिखा है वो बैंक का नाम लिखवाइए। ब्रांच का नाम, कई ब्रांच होती हैं, कभी कभी एक ही शहर में भी 3-4 ब्रांच हो सकती है, तो ब्रांच का नाम भी उसमें लिखा रहता है। ब्रांच के नेम में जीटी रोड खतौली होगा या म्यूनिसिपल बिल्डिंग खतौली होगा, जिस प्रकार की भी आपकी ब्रांच है वो ब्रांच का नाम आप, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो जिससे आप फॉर्म भरवा रहे हैं उसे वो पासबुक दे दें, वो देख के भरेगा और चेक जरूर करें। जनपद, जिस जनपद का आपका ये खाता खुला है वो यहाँ जनपद आएगा, वो जनपद नहीं आएगा। कभी कभी बच्चे पढ़ते तो मुजफ्फरनगर जिले में हैं और रहते कहाँ हैं, कौन से में रहते हैं, मेरठ में, तो उस स्थिति में ये जनपद वहाँ का आएगा जहाँ का बैंक खाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। देखो 3A और 3B माने 33A और 33B एक ही चीज के, जहाँ की ब्रांच है वहीं का जनपद आएगा। खाता संख्या आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। खाता संख्या आपका CBS होना चाहिए, 2-4 अंकों का नहीं होता, कभी भी 11 से लेके 15-16 अंकों तक होता है। तो आप देख ले CBS खाता संख्या होनी चाहिए।
बड़ी वाली, छोटी वाली नहीं, क्योंकि अक्सर उसमें केवल छोटा वाला लिखा रहता है, आखिरी के 4 अक्षर ले लेते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आप पूरा जो उसका CBS खाता संख्या होती है, उसे बोलते हैं CBS खाता संख्या, वो लें और वो इस पे भरवाएं। IFSC कोड वो भी इस पे लिखा रहता है, IFSC कोड भी, IFSC कोड भी लिखा रहता है हमारा, इस पर IFSC कोड भी लिखा होगा हमारे बैंकिंग खाते की पुस्तक पर, उसी से आप करें। और अगर नहीं है तो बैंक में जाकर पता करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है खाते की जानकारी, क्योंकि अगर खाते की जानकारी आपकी गलत हुई तो पैसा अगर सरकार चलाएगी भी, आपको भेजेगी भी, तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। खातेदार का नाम कोशिश करिए, जो नाम आपका अपना यहाँ लिखा है, तो जो आपने यहाँ लिखा है अपना छात्र छात्रा का नाम, उसी नाम से ये खाता होना चाहिए, सेम नाम से, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर विकास कुमार है तो विकास कुमारी होना चाहिए, ऐसा ना हो विकास कुमार की जगह विकास सैनी हो। जो यहाँ खाता है वही नाम यहाँ होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाती है। और अगर दिक्कत है तो जो खाते में सही नाम लिख रहा है आप खाते से देखकर ही लिखें, कोशिश तो करिए यहाँ से बिल्कुल सेम होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो बदलवा लें, और नहीं बदलवा पा रहे हैं तो जो खाते में नाम लिखा है वही लिखें, ठीक है। खाता का नाम देख लें, फिर इसको मैच नहीं करें, लेकिन मैच होना चाहिए, उसमें आपको सहूलियत रहती है। आवासीय दीवा छात्र, सामान्य जितने भी कक्षा 11 के छात्र होते हैं सब दीवा छात्र हैं। दीवा मतलब उन्हें कहते हैं जो लोग हॉस्टल में नहीं रहते, स्कूल में रात और दिन दोनों नहीं रहते, केवल दिन में जाते हैं, तो उसे दीवा छात्र कहते हैं। और जो रात में भी वही रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उन्हें हम आवासीय छात्र कहते हैं। तो आप सब दीवा छात्र हैं। नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, ये देख लें आप कक्षा 11 और 12 के लिए। ये जो शुल्क होता है ये आपका जातिवार है और साइड के अनुसार होता है। ये मैंने यहाँ लिखा है कक्षा 11 के लिए। कक्षा 11 के लिए जो 8 साइड के बच्चे हैं, उनमें जो जनरल और OBC बच्चे हैं उनका 442 है 8 साइड वालों के लिए। और SC बच्चे, SC मतलब जो लोग अनुसूचित जाति, उनके लिए 144 है 8 साइड वालों के लिए। और अगर वे साइंस साइड के हैं, चाहे वो PCM हो चाहे PCB, साइंस साइड है, तो जनरल और OBC के लिए 502 और SC के लिए 144। ऐसे कॉमर्स है तो जनरल और OBC के लिए 442 और SC के लिए 144। कक्षा 12 में 8 साइड वाले 613 और SC वाले, ये OBC और जनरल के लिए 613, OBC और जनरल दोनों के लिए, ध्यान रखेंगे दोनों एक साथ भरवाएंगे। SC के लिए 315 315 315, किसी भी उसके हो ट्रेड के, चाहे आर्ट हो साइंस हो चाहे उन पे कॉमर्स हो, लेकिन आर्ट वालों के लिए 613 और साइंस वालों के लिए 673 और यहाँ कॉमर्स वालों के लिए 613। इस प्रकार से ये थोड़ा सा चेंज रहता है। वास्तव में आर्ट और कॉमर्स की एक सी फीस रहती है, देखो यहाँ 613 की, आर्ट और साइंस में चेंज रहता है। तो आप ध्यान रख लें कि कौन सी है। जनरली जो साइंस के बच्चे होते हैं कक्षा 11 के लिए वो भरवाएंगे 502 और SC वाले बच्चे भरवाएंगे 144 और कक्षा 12 के बच्चे भरवाएंगे 673 और SC के बच्चे भरवाएंगे 315। ये देख लेंगे आप। अगर आप OBC और जनरल है तो 673, ठीक है, आपको यही भरवाना है। विकलांगता, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो विकलांगता किस प्रकार की है वो आप यहाँ लिखें। भत्ता आपको कितना मिलता है, ये आपको विकलांगता भत्ता आप स्वयं जानते हो कितना मिलता है, नहीं पता है तो आप विद्यालय में संपर्क करके पता करें कितना भत्ता मिलता है। गत वर्ष में आपको छात्रवृत्ति की राशि कितनी मिली। अगर आप 12वीं की छात्र हैं तो 11वीं की आपकी अगर कोई भी स्कॉलरशिप आई है तो वो यहाँ आप बताएंगे कि ये हमारी छात्रवृत्ति की कितने रुपए आए हैं। अनुरक्षा भत्ता और शुल्क, इसमें आप अनुरक्षा भत्ता और शुल्क, इसमें जो आपकी स्कॉलरशिप आई है उसमें आप क्या करेंगे, जितनी आपने फीस जमा की थी, जितनी की रसीद मिली थी आपको, उन रसीद को तो शुल्क में लिख देंगे और बाकी बचा हुआ पैसा आप अनुरक्षण भत्ता में लिखेंगे। किसके लिए है ये केवल कक्षा 12 के लिए है। 11 नंबर 12वीं वाले बच्चों के लिए, 11वीं वाले के लिए नहीं है। 11वीं वालों को तो इसमें 0 लिखना है क्योंकि उन्हें कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली है। तो वो अनुरक्षण भत्ता आपका लिख देंगे 0, शुल्क लिख देंगे 0 और 42। गत वर्ष की कक्षा, गत वर्ष कक्षा 11 में थे आप, ये 12वीं के लिए पूरा 41 और 42। ध्यान रखें यहाँ इसकी गत वर्ष की कक्षा 42 नंबर पर आप गत वर्ष की कक्षा 10वीं लिखवाएंगे। अगर 11वीं में है तो यहाँ पे आएगा 10वीं। और गत वर्ष का परीक्षा फल, गत वर्ष का परीक्षा फल आपका उत्तीर्ण पूर्णांक 600, प्राप्तांक कितने अंक आए, प्रतिशत
कितने प्रतिशत अंक आपने प्राप्त करे हैं, शिक्षण संस्थान का नाम और कौन से स्कूल से आपने वो प्राप्त की है। 12वीं वाले उसी स्कूल को कभी कभी कक्षा 11 से 12वीं क्लास में वो दूसरे स्कूल में चले जाते हैं, तो कक्षा 11 जहाँ से करी है वो उसके बारे में ही यहाँ पर देंगे गत वर्ष की कक्षा में। तो इस प्रकार से आपको एक ध्यान रखना है। और इसको आप पूरा भरने के बाद आपको एक कच्चा फार्म दिया जाएगा। उस कच्चे फार्म पे लिखा रहता है मोटा मोटा कि यह विद्यालय में नहीं जमा करना है, और बच्चे उसी को जमा कर देते हैं। ध्यान रखिए इस बात का बहुत। पहले वो कच्चा फॉर्म है, एक बार उस कच्चे फॉर्म को निकाल के आप स्वयं चेक कर लें। अध्यापक को परेशान नहीं करें, किसी बाबू को परेशान नहीं करें। मैंने आपको वीडियो इसीलिए बनाया है। आप अपने कागज अपने सामने रखें, अपने बड़े भाई को रखें और एक एक चीज चेक कर लें। कोई दिक्कत है तो आप अपने कक्षा अध्यापक से संपर्क कर लें फोन करके, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इसके साथ जितने भी कागज लगेंगे, ये प्रमाण पत्र, हाई स्कूल, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इन सब की 2-2 प्रति, क्योंकि ये 2-2 प्रति में जमा होगा। विद्यालय में भी आप जो मेन आपका फॉर्म है उस फॉर्म की भी 2 प्रति निकालें मेन फॉर्म के, और उसके नीचे आप जितने भी डॉक्यूमेंट है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ आपका हाई स्कूल की और एक फीस की रसीद, ये इसमें लगते हैं। दोनों में एक में आपको इसके फीस की रसीद ओरिजिनल लगा देनी है और दूसरे में लगाएंगे आप फीस की रसीद की फोटोकॉपी। तो इस प्रकार से 2 प्रतियों में आपको ये विद्यालय में जमा करना है। और विद्यालय में जब भी आप जमा करें, दोनों प्रतियों के ऊपर, मान लीजिए ये आपकी पूरी है और आप फर्स्ट ईयर सी के छात्र हैं, तो मोटा मोटा फर्स्ट ईयर सी लिखते हैं ऊपर की तरफ, और अपना वर्ग भी लिखे। ओबीसी है या एससी, अगर ओबीसी है तो ओबीसी लिखे। फर्स्ट ईयर सी ओबीसी, फर्स्ट ईयर सी एससी, फर्स्ट ईयर सी जनरल, फर्स्ट ईयर सी MIN माइनॉरिटी, जो भी आपका वर्ग है इस पर आप अवश्य लिखें। तो मैं समझता हूँ आपको ये आ गया होगा। इस वीडियो को देख लें और सब बच्चों को ये वीडियो भेज दें, जिससे वो लोग इसे देखकर लाभान्वित हों। थैंक यू।